हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम की, तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए है। करंट अफेयर से रिलेटेड और कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट को आप मिस नहीं करना चाहते हैं, या दिन भर में से जो सिर्फ इंपॉर्टेंट खबरें जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो मैं लेके आता हूं। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एक इंकरेजमेंट हमें भी मिलता है इससे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम 29 जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 29 जून और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन, जैसा कि आप चाहते हैं, ये ग्लोब है और यहाँ पे इक्वेटर के पास जो ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे 23.5 डिग्री साउथ है, तो ये जो पूरा एरिया है ट्रॉपिकल एरिया, नॉर्मली इसमें आप देखेंगे ग्रीन फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, यही सबसे हॉट रीजन भी होता है। ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन जो होता है एक वास्ट डाइवर्सिटी को कंटेन करता है, और इसी को बचाने के लिए, जो इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी सेलिब्रेट दिस इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट हमारे घटनाएं हैं उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, फिर भी आप चेक कर लीजिए कि क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, और कमेंट बॉक्स में जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका राइट आंसर लिख के बता दीजिए। इन 2024 विच कंट्री हैज बीन रिमूव फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट। अब सबसे पहले FATF क्या है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और ये ग्रे लिस्ट से कौन से देश को अब रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला ही हमारा टॉपिक है जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा उसी से रिलेटेड है। टर्की ट्रियम्फ्स एज FATF ग्रे लिस्ट स्टेटस रिवोक, यानी टर्की जो कंट्री है उसको FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये इसीलिए बनाया गया था कि जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो टैक्स को बचाने के लिए इलीगल तरीका जो यूज करते हैं बहुत सारे देश के अंदर बिजनेसमैन, इवन इंडिया के अंदर भी हम बात करते हैं जिसमें आपका स्विस बैंक का नाम आ जाता है कि काला धन जो है वहां ले जाते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे आपको याद आता है कि आम आदमी पार्टी ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग किया है नहीं किया है, ईडी उनके पीछे पड़ी है, ये सारी चीजें। तो इलीगल तरीके से पैसे को कमाना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। या एक और चीज इसमें शामिल हो जाता है, अब आप टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए जो फाइनेंस करते हैं, तो ऐसी कंट्रीज जो इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करती है, उनको पहले ग्रे लिस्ट में डालती है, फिर एक ब्लैक लिस्ट होता है, यानी कंप्लीट तरीके से उन कंट्रीज को IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर और किसी तरीके का जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, एडवाइस होता है, वो प्रोवाइड करने से मना कर दिया जाता है, राइट, क्योंकि वो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो इस चीज के लिस्ट में टर्की जो था ग्रे लिस्ट में था। ग्रे लिस्ट का मतलब कि एक वार्निंग दे दी गई थी कि ये जो इनकी एक्टिविटीज हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, या फिर ये जो अपना फाइनेंस है, जो पैसा है वो यूज कर रहे हैं टेररिस्ट फाइनेंस करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए, तो इनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, जैसे पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। सो टर्की फाइनेंस मिनिस्टर Mehmet Şimşek announced on June 28, 2024 that Turkey has been removed from the FATF grey list। लेकिन अब टर्की को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, और ये एक टर्की के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फिर उस देश के अंदर कि हाँ हम थोड़ा बहुत और इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। टर्की का ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंकरेजिंग है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली टर्की के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिसीजन लिया गया है, दिस डिक्लेयर्ड एट द FATF प्लेनरी मीटिंग, जहां नॉर्मली जो इनकी मीटिंग होती है कहां पे हुई है, सिंगापुर के अंदर, एंड इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर टर्की व्हिच हैड बीन प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट। कब से टर्की जो था ग्रे लिस्ट में था? 2021 से। FATF decision came following through assessment of Turkey's improvement। ऐसा एक असेसमेंट किया गया FATF की तरफ से कि ठीक है, इन्होंने फाइनेंशियल रेगुलेशन जो होते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो मेजर्स हैं वो ठीक ठाक पहले से इंप्रूव कर लिए हैं, और कहा जा रहा था इनकी तरफ से कि एक इनमें पीयर रिव्यू भी होता है। पीयर रिव्यू मतलब आपस में जो कंट्रीज जो FATF में इंक्लूडेड है, जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो देखती हैं सारी चीजें कि ठीक है कितना इंप्रूवमेंट पहले से हुआ है, क्या
टेररिस्ट फाइनेंसिंग वाली कोई एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, तो फिर उसके बेसिस पे टर्की को कहा गया है कि नहीं, पहले से इंप्रूव किया गया है और इसलिए FATF की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। इससे पहले अगर बात करें तो टर्की को ऐसा माना जा रहा था कि टर्की जो है हमास, जो एक टेररिस्ट आउटफिट है, एज यू ऑल नो, जैसे कि यूक्रेन ने जो गाजा पट्टी में जो अटैक किया है वो हमास टेररिस्ट के ऊपर ही अटैक हुआ है, तो हमास को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, ऐसा माना जा रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके रिमूवल के बाद भी क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सारे देश अभी इस चीज को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि नहीं, अभी टर्की अभी भी इन्वॉल्व है बहुत सारी टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीजों में, जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम आ जाता है कि ये कह रहे हैं कि अभी भी जो एक ग्रुप है दैट इज हाउदी रिबेल्स रसिया के अंदर, ठीक है, उसको भी अभी ये ट्रांजैक्शन वगैरह फाइनेंस सपोर्ट्स और आर्म्स ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद टर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, so it is an intergovernmental organization that design and promotes policies and standard to combat financial crime, कि फाइनेंशियल क्राइम जहां हो रहा है उससे कैसे हम एक लड़ सकते हैं और क्या उसके लिए एक स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं। It also created some recommendation target money laundering, terrorist financing and other threats to the global financial system, कि इससे कैसे बचा जा सके। 2000 से अगर हम बात करते हैं तो FATF हैज मेंटेन्ड द FATF ब्लैक लिस्ट, की इन्होंने एक लिस्ट मेंटेन करके रखी हुई है जिसमें ब्लैक लिस्ट भी आता है और ग्रे लिस्ट भी आता है। ब्लैक लिस्ट का मतलब उसको बोला जाता है कॉल फॉर एक्शन, की कंप्लीट तरीके से उस कंट्री के ऊपर फिर कुछ एक्शन लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक से जब ये लोन लेने जाएंगे तो ऐसी कंट्रीज को नहीं सबको लोन प्रोवाइड किया गया, इजिली फाइनेंस सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ग्रे लिस्ट में जो आते हैं उनके लिए एक वार्निंग की तरह हो जाता है, अदर मॉनिटर्ड ज्यूरिसडिक्शन में आ जाते हैं। FATF वाज क्रिएटेड इन 1989 एट द बिहेस्ट ऑफ G7 मीटिंग जो होती है वहां पे इसको क्रिएट किया जाता। हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस के अंदर। एज ऑफ 2021 देयर आर 39 मेंबर्स। आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो FATF के अंदर 39 मेंबर्स हैं। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया 2010 में इसका 34th मेंबर बना था, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है रिलेटेड टू FATF। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेशनल स्टैटिक्स डे 2024 अगर हम बोलते हैं तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून, राइट, जिस दिन का करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं। तो ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 2007 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। किसके नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस, ये PC महलनोबिस के नाम से फेमस हैं। और अगर हम बात करते हैं तो इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहे हैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के फील्ड के अंदर। इससे पहले इंडिया के ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इनको नवाजा गया है, एंड विच इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जब तक मैं ये न्यूज कंप्लीट कर रहा हूं तब तक आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, और फिर लास्ट में इसी न्यूज के लास्ट में मैं आपको आंसर भी बता दूंगा कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो ध्यान में रखा गया टॉपिक था इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो मैथमेटिकल मॉडल यूज किया गया वो मॉडल दिया गया था PC महलनोबिस के द्वारा ही। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सब कमीशन ऑफ फाइनेंस एक स्टैटिस्टिक्स का जो रह चुका है यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसके ये चेयरमैन भी रह चुके हैं, राइट। और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इनके बारे में। कुछ और डिटेल में देख लेते हैं। ही वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1893 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, एंड कोलकाता के अंदर जन्म हुआ था, वेस्ट बंगाल में। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, ये आपको लिख के बताना है जब तक मैं ये न्यूज कंप्लीट कर रहा हूँ। एवरी ईयर सिंस 2007 से हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। स्टैटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ प्रशांत चंद्र महलनोबिस हु बोर्न ऑन दिस डे इन 1893। द डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर महलनोबिस, जिन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, created awareness amongst the public about the role and importance of statistics in socio-economic planning and policy formulation,
अब आप सोच रहे होंगे किस तरीके से ये क्या रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टैट्स में हम क्या पढ़ते हैं, डेटा फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा हमारे पास प्रेजेंट होता है, ग्राफिकल फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में, और उससे क्या होता है कि एक बड़े डेटा को और बड़ी नंबर्स को हम इजी वे में समझ पाते हैं। तो ये आगे चल के जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करने वाली जो गवर्निंग एजेंसीज होती हैं या फिर मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ही होती है, इस डेटा को यूज करती है ताकि सही तरीके से पॉलिसी बनाई जा सके और उसी तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। हाउएवर इट इज वर्थ रिमेम्बरिंग, अगर हम देखें तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे वो अलग डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 अक्टूबर। कैन एनीबॉडी टेल मी कि 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे क्यों सेलिब्रेट किया था? इस दिन तो हम इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो पहला नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, इंडियन मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट हुआ था 29 जून 2007 को। एनुअल स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड विद ए थीम, एक थीम रखा जाता है, और इस बार का थीम जो 2024 का थीम था वो क्या है, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, डेटा का यूज डिसीजन मेकिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे थोड़ा बहुत हम पीसी महलनोबिस, मैंने ऑलरेडी इनके बारे में आपको बता दिया है, जो डिटेल थी कि इनका जन्म हुआ है कोलकाता में, जन्म हुआ था 29 जून 1893 में। He devised a range of innovative techniques statistics के अंदर, जिसमें वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स की बात आ जाती है। नेशनल सैंपल सर्वे फॉर डेटा कलेक्शन, इसको सेटअप करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, विच कैन बी यूज्ड इन सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग। He also set up the Central Statistical Organization 1950 के अंदर, और he was a member of Planning Commission from 1955 to 67, जहां पे सेकेंड 5 ईयर प्लान में इनका एक योगदान था, जो इनका दिया गया मैथमेटिकल मॉडल था, उसी के बेसिस पे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको कैलकुलेट करने की बात हुई थी। बायोप्लास्टिक पार्क टू बी सेटअप इन उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। तो बायोप्लास्टिक से अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो नॉर्मल जो हम देखते हैं पेट्रोकेमिकल से जो प्लास्टिक बनते हैं उनको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लग जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज के टाइम में। बायोप्लास्टिक मतलब ऐसी पर्टिकुलर चीजें, मैं आगे आपको बताऊंगा कि जैसे कि कॉर्न देखिए, तो कॉर्न के उससे भी ये बायोप्लास्टिक बनता है, तो ये ज्यादा इजीली डिग्रेड हो जाता है, जिसके कारण ये प्लास्टिक पोल्यूशन जो एक हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाता है प्लास्टिक पोल्यूशन का, ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन से बचने का। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ बायोप्लास्टिक पार्क इन द स्टेट टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और यूपी ने ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, ताकि पेट्रोलियम डिराइव्ड जो बेस्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उससे बचा जा सके। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको कंप्लीट करने के ऊपर बात किया कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। एक बायोप्लास्टिक पार्क जो है वो डेवलप किया जाएगा 1000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड के ऊपर, एंड कहां बनेगा ये, कुंभी विलेज, कहां पे है, गोला गोलकनाथ तहसील लखीमपुर खेड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गोला गोलकनाथ तहसील है, विलेज का नाम है कुंभी, और कहां पे है ये, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट जो है लगभग 2000 करोड़ रुपए का कॉस्ट इसका पड़ जाएगा। स्टेट बेस्ड बलरामपुर चीनी मिल, और इसी में जो बलरामपुर चीनी मिल है वो इस पूरे बायोप्लास्टिक पार्क के कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मतलब उन्होंने ये प्रपोज किया कि हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड द उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द नोडल एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बायोप्लास्टिक पार्क, ये नोडल एजेंसी रहेगी। और इट इज ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, अगर बायोप्लास्टिक की बात करते हैं बहुत सारे रिन्यूएबल सोर्स से बना होता है, जैसे कि सनफ्लावर, कॉर्न एंड शुगर बीट्स, सो दैट्स व्हाई इट इज बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। एंड अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट जो है उसको सेव करने की बहुत जरूरत पड़ गई है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, और उसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है, ओशियन के अंदर भी प्लास्टिक पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन बन जा रहा है डैमेज पहुंचाने का वाइल्ड लाइफ के और रिसोर्सेज को, ठीक है। तो अगेन इट्स अ बिग थिंग। नेक्स्ट न्यूज है, अरुंधति रॉय विंस द 2024 पेन पिंटर प्राइज। पिंटर अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत फेमस राइटर थे, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, और उन्हीं के नाम पे ये प्राइज रख दिया गया जिसका नाम है पेन पिंटर प्राइज। तो 2024 में ये प्राइज दिया गया है, जो काफी एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत जाना माना प्राइज है। ये दिया गया है किसको, अरुंधति रॉय को। और अरुंधति रॉय की अगर मैं बात करता हूं तो ये काफी क्रिटिकल रही हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को लेके, और इन्होंने काफी बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल मतलब ऐसे स्पीच दिए हैं, ऐसी बातें कही हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को लेके इन्होंने बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर कभी इंडिया का हिस्सा था ही नहीं, इसको फोर्सफुली एक्वायर्ड किया गया।
तो इस बयान को लेके फिर इनके ऊपर केस हुआ, जिसपे अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट जो होता है वो लगाया गया, यूएपीए जिसको हम बोलते हैं, यूएपीए, और इनको अरेस्ट किया गया, ठीक है, जब केस चला गया था। लेकिन अब इनको ये लिटरेरी प्राइज मिल चुका है, क्योंकि ये अपनी बहुत सारी फेमस नॉवेल्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। अरुंधति रिसीव्ड द प्राइज आफ्टर दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना अप्रूव्ड हर प्रोसिक्यूशन दिस मंथ अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो उन्होंने इनके प्रोसिक्यूशन को अप्रूव कर दिया है और इसीलिए इनको अब ये प्राइज मिल चुका है, ठीक है। अरुंधति रॉय विल रिसीव हर अवार्ड एट ए सेरेमनी टू बी हेल्ड इन अक्टूबर। तो लंदन के अंदर ये सेरेमनी होगी और वहां पे जाके अब ये रिसीव कर सकती हैं अपने इस अवार्ड को, ठीक है। She joins a list of literary giants like Salman Rushdie, Margaret Atwood, Tom Stoppard, Carol and Duffy and Mallory Blackman। इन्होंने इससे पहले ये प्राइज जो है जीता हुआ है और अब ये प्राइज इनको मिल रहा है। अगर बात करते हैं पेन पिंटर प्राइज, तो पेन का फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे पोएट, प्लेराइट, एडिटर्स असिस्ट एंड नोवेलिस्ट, ठीक है। तो पिंटर प्राइज अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन मेमोरी ऑफ प्लेराइट कौन थे? हेरोल्ड पिंटर इन 2009, वहां से शुरुआत होती है। और हेरोल्ड पिंटर जो थे एक ब्रिटेन के सिटीजन थे और इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है लिटरेचर का 2005 के अंदर, ठीक है। तो तब से ये प्राइज 2009 से स्टार्ट कर दिया गया इनके नाम पे ये प्राइज। और ये नॉर्मली ये जो प्राइज है ये एनुअली दिया जाता है ब्रिटेन, आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और उसके अलावा जो कॉमनवेल्थ नेशन है उनमें जो राइटर्स हैं उनको दिया जाता है ये, ठीक है। अरुंधति रॉय की हम बात करते हैं तो शी इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज इन 1997। पहली ऐसी इंडियन जिनको 1997 में अपने फिक्शन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत ही फेमस ये फिक्शन बुक है और इसके लिए इनको ये प्राइज दिया गया था, बुकर प्राइज। हर सेकेंड नॉवेल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस वॉज पब्लिश्ड इन 2017। अगेन इट वॉज वेरी पॉपुलर एंड शी इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ कैपिटलिज्म, अ घोस्ट स्टोरी एंड द अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस। ये बुक भी इनके नाम पे है, ठीक है। ये बहुत आउटस्पोकन क्रिटिक रही है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के, जो आपने मैंने बता दिया इस चीज को। और 2010 में इन्होंने एक इवेंट के दौरान जो बात बोली थी कश्मीर को लेके, तो यूएपीए एक्ट के तहत इनको अरेस्ट किया गया था। गवर्नमेंट सक्सेसफुली कंडक्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास। तो व्हाट इज दिस? अभ्यास क्या है? तो अभ्यास की मैं बात करता हूं तो ये रियल टाइम एक तरीके से ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है जहां पे टारगेट जो है एरियल टारगेट सेटअप करता है और मिसाइल्स वगैरह जो हैं उस रियलिस्टिक एरियल टारगेट को जो है एक तरह से अचीव करने की कोशिश करती हैं, राइट। तो ऑन जून 27, 2024 द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, ओडिशा। 10 developmental flights have been successfully completed by the अभ्यास system according to the DRDO providing the technology dependability। कि लगभग 10 इसमें से जो फ्लाइट है उनकी प्रैक्टिस की जा चुकी है सक्सेसफुली। अभ्यास undergone system has undergone successfully testing and is now prepared for production and deployment in the Indian Armed Service। तो इस अभ्यास को आर्म सर्विस के अंदर भी प्रोवाइड किया है। तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्या है अभ्यास? तो ये रियल टाइम एक सिनेरियो, वॉर सिनेरियो जो है वो क्रिएट करके देता है, एरियल टारगेट बना देता है और मिसाइल्स जो है उस पर छोड़ के उसकी प्रैक्टिस की जाती है कि मिसाइल्स उस टारगेट को प्रॉपर तरीके से अचीव कर पा रही है, नहीं आ पा रही। तो इसमें क्या होता है, लैपटॉप से भी कनेक्शन होता है, ऑटो पायलट सिस्टम भी होता है, इवन आज के समय में टेक्नोलॉजी में इसकी रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था है कि अगर मिसाइल्स उन टारगेट को प्रॉपर तरीके से अचीव कर पा रही है, मतलब उन टारगेट तक पहुंच पा रही है, नहीं स्ट्राइक कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, तो उसकी पूरी एक रिकॉर्डिंग होगी। उस हिसाब से उसमें अगर कोई करेक्शन है उसका एनालाइज किया जाएगा और उस हिसाब से जो डेवलपमेंट आगे करने की जरूरत है वो किया जाएगा, राइट। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो बूस्टर्स होते हैं मिसाइल्स के अंदर वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, वो सारी चीजें भी इसमें चेक की जाती है। DRDO हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 6 कंसेक्यूटिव डेवलपमेंटल ट्रायल्स ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास विथ इम्प्रूव्ड बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर एंड द डिफेंस मिनिस्ट्री, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है। तो ये थे आज के न्यूज़। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि मेल न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं, हेल्थ रिलेटेड टू हेल्दी डेमोक्रेसी, कैसे हेल्थ हेल्दी डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम आज के समय में आप देखेंगे तो नीट हो गया या नेट का एग्ज़ाम जो इस समय कैंसिल किया गया है, पोस्टपोन किया गया है, तो
एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव कैसे किया जाए, एग्जामिनेशन की बात आ गई उसमें तो, लेकिन जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी T20 है, मतलब 2020 की बात करते हैं, T20 बोल रहा हूँ मैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 20 है उसमें क्या कहा गया, ये सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को लेके की प्रोविजंस क्या हैं, इसके अलावा व्हाट आर द की प्रोविजंस फॉर पब्लिक एग्जामिनेशंस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड आ गई हैं। जो अभी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर बिल आया था उसके की प्रोविजंस क्या है। अब थोड़ा बहुत हम क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कर लेते हैं, और इसमें एक्सपेक्टेशंस यही होती है मेरी कि आप जो हैं मेरे साथ साथ आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, राइट। एक और भी था जहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है इंडिया का, और वो था पद्मा विभूषण। पीसी महलनोबिस को दिया गया था, पद्मा विभूषण से नवाजा गया है। In 2024 which country has been removed from FATF grade list, that is Turkey. Next, when was FATF founded, इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, तो that was founded in which year, is it in 2007 और 1989? चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप बता पाए। When was India became member of FATF, तो इंडिया कब बना था, 2010 में। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डेट, बिल्कुल आज जो हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स इसी दिन। हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, किसने फाउंड किया था, पीसी महलनोबिस। इन व्हाट लोकेशन विल द फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क बी एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, दैट इज इन लखीमपुर खीरी। Who has been awarded for the 2024 पेन पिंटर प्राइज, तो ये अवार्ड किसको दिया गया है, दिस अवार्ड इज गिवन टू अरुंधति रॉय। अभ्यास was successfully tested by the Defense Research and Development Organization, कहाँ पे हुआ इसका सक्सेसफुल टेस्ट, दैट इज इन चंदीपुर उड़ीसा। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की क्लास आपके जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स को लेके उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मैं वीडियोस लेके आता रहूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं और डेली अपडेट्स जो हैं उससे आप अवेयर रहें, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उससे एक इंकरेजमेंट मिलता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लेके आता रहूं, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो जो आपके प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।